कल हम लोग रेखा का समीकरण पढ़े थे। रेखा का समीकरण जब दो बिंदु से होकर रेखा गुजरती है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। दोनों रूप में देखे थे, सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में भी देखे थे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सदिश रूप में पूछा हुआ है कि सदिश रूप में क्या होगा रेखा का समीकरण। अगर सदिश रूप में निकालते हैं रेखा का समीकरण तो यहाँ पर दो बिंदु दिया हुआ है। आप बिंदु का स्थिति सदिश का लिखना सिखाए थे कि एक पहला वाला को एक स्थिति सदिश मानना है। स्थिति सदिश कैसे लिखाता है, जो ये घटक के रूप में हम लोग लेते हैं तो माइनस आई कैप होगा, 0 जे कैप होगा, प्लस 2 के कैप होगा। दूसरा स्थिति सदिश जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो दूसरा बिंदु से बनेगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो हमको सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए रेखा का वही दो स्थिति सदिश चाहिए था जो कि हम लिख लिए। तो रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है कल बताया गया था। जब दो बिंदु दिया रहता है तब रेखा का सदिश समीकरण बताया गया था। सदिश R बराबर सदिश A प्लस लेमडा इंटू सदिश B माइनस सदिश A, यही रेखा का समीकरण कल बताया गया था। तो R को तो कुछ नहीं करना, इसमें स्थिति सदिश का मान खाली रख देना है। तो यहाँ पे ये रख देंगे वेक्टर A क्या है माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस लेमडा इंटू बी में से एगो घटाना है तो बी को पहले लिखते हैं 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। हमको पता है जब माइनस करना रहता है तो ये सब में माइनस आएगा, तो यहाँ पर पहले से माइनस है तो ये प्लस आई कैप हो जाएगा, माइनस 0 जे कैप हो जाएगा, माइनस 2 के कैप हो जाएगा। अब बस इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, वही हम लोग का सदिश हो जाएगा। तो आर सदिश बराबर माइनस आई कैप और ये क्या पड़े बचेगा प्लस 2 जे के कैप, ये वाला तो खत्म हो जाएगा। लेमडा इंटू अब इसको आई वाला के साथ आई को जोड़ देते हैं तो 3 आई प्लस आई कितना हो जाएगा 4 आई हो जाएगा। 4 जे में से 0 घटेगा कोई मतलब नहीं बनता, 4 जे ही रहेगा। 6 के में से 2 घट जाएगा तो प्लस 4 के हो जाएगा। तो इस तरह से ये सदिश आर निकल के आ गया। ये हम लोग का क्या हो गया सदिश रूप में रेखा का समीकरण हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, इसी से रिलेटेड जो हम लोग पढ़े हैं। एग्जाम्पल 8 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है। इसमें कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, वो समीकरण क्या है, x प्लस 3/2 बराबर y माइनस 5/4 बराबर z प्लस 6/2 है। इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो ये पहला वाला के साथ तुलना कर लेते हैं। पढ़े थे ना कि एक बिंदु दिया हुआ है, समांतर सदिश दिया हुआ है, तो हम लोग सदिश लिखना सीखे थे। जो दिया हुआ है उसको दिखाएंगे या सॉल्यूशन ही लिख देते हैं। सॉल्यूशन लिख के दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस 3/2 बराबर y माइनस 5/4 बराबर z प्लस 6/2 दिया हुआ है। को रेखा का समीकरण पढ़े थे ना, x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c के साथ तुलना करने पर अगर तुलना करते हैं साफ साफ दिख रहा है x1 y1 z1 का जो मान आएगा, x1 की जगह यहाँ पर क्या है प्लस साइन यहाँ पर दिया है, माइनस साइन होना चाहिए तो -3 आएगा। y1 का मान कितना है 5 है तो 5 लिखाएगा। z1 का मान क्या है, यहाँ पर भी प्लस है तो ये माइनस में लिखाएगा, -6 लिखाएगा, इसलिए कि इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तथा ए बी सी का अगर मान देखते हैं, ए बी सी का मान अगर देखेंगे इसके हिसाब से क्या है 2 4 और 2, ये ए बी सी का मान हो गया वो x1 हो गया।
तो हम लोग सदिश समीकरण लिखने के लिए जब एक बिंदु और ये वाला बिंदु ये पता रहता तो ये हम लोग बोलते हैं समांतर सदिश होता है। और ये एक स्थिति सदिश लिखे थे ए, ये पहला वाला का बात करें जो हम लोग पहला समीकरण देखे थे रेखा का समीकरण, उसी पर इसको तुलना करके निकाल रहे। तो ये स्थिति सदिश लिखते थे, स्थिति सदिश क्या बनेगा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। और समांतर सदिश जो बी बनेगा इसके घटक से बनता है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये जब दोनों से पता चल गया तो रेखा का समीकरण सदिश रूप में, जब समांतर सदिश और स्थिति सदिश पता रहता है तो रेखा का समीकरण हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं वेक्टर ए बराबर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर ए का मान कितना है -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप प्लस लेमडा इंटू बी का मान जो होगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप होगा। इस तरह से ये सदिश रूप में रेखा का समीकरण हो गया। तो ये हम लोग को बोला था सदिश रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। आगे जो अब चर्चा करना है वो हम लोग चर्चा करना है दो रेखाओं के मध्य कोण के बारे में कि अगर दो रेखा दिया हुआ है उसके बीच के कोण हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो ये इसका बीच का जो कोण ज्ञात करने का है वो हम लोग ज्ञात करेंगे किस रूप में, तो हम लोग ज्ञात करेंगे उसके दीर्घ अनुपात के रूप में। किसके रूप में? दीर्घ अनुपात के रूप में हम लोग उसके बीच का कोण ज्ञात करेंगे। चलिए तो लिखते हैं। सभी को हेडिंग डालना है दो रेखाओं के मध्य कोण। दो रेखाओं के मध्य कोण, इंग्लिश में भी लिख लेना है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। माना कि लिखना है सभी को, माना कि दो रेखाओं की दीर्घ अनुपात क्रमशः A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 है। तो उसके या उनके बीच का कोण उनके बीच का कोण, देखो दो रेखा है जिसका दीर्घ अनुपात दिया हुआ है, एक का A1 B1 C1 है, दूसरे का A2 B2 C2 है। ये एक रेखा मान लेते ही L1 रेखा है और ये एक रेखा मान लेते ही L2 रेखा है और दोनों के बीच का ये जो कोण है यही थीटा है। अब पहले का दीर्घ अनुपात जो दिया हुआ है वो है A1 B1 C1, जो दूसरे का दीर्घ अनुपात है A2 B2 C2। तो अगर दोनों का दीर्घ अनुपात दिया रहेगा तो दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला दिया जाता है कि दोनों के बीच का अगर कोण निकालना है तो cos थीटा बराबर लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर लिख सकते हैं, फार्मूला होता है एंगल निकालने का A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का परिमाण यहाँ पर लेना है। परिमाण का मतलब यहाँ पे ये कि ये निगेटिव भी आ सकता है, इसको पॉजिटिव लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है और नीचे में हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर
प्लस C1 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग cos थीटा का मान निकाल सकते हैं और इससे हम लोग दोनों के बीच का एंगल ज्ञात कर सकते हैं। अगर रेखा का दीर्घ अनुपात न देकर दीर्घ कोसाइन दे दे, अगर रेखा किस रूप में दिया रहेगा, दीर्घ अनुपात न देकर दीर्घ कोसाइन दे दे, तब क्या फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर नोट करके लिख लेना है सभी को। यदि दोनों रेखाओं का दीर्घ कोसाइन क्रमशः L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 है, तो दोनों रेखाओं के बीच के कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग कोण का फॉर्मूला दीर्घ कोसाइन के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मॉड हो जाएगा। तो यही इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम लोग cos थीटा का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दीर्घ कोसाइन और दीर्घ अनुपात के रूप में एंगल का मान हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ चीजें और जानेंगे कि ये तो हो गया एंगल का बात। जब यदि ऐसा घटना हो जाए कि दोनों रेखा एक दूसरे का क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, दोनों रेखा क्या हो जाए, एक दूसरे के लंबवत हो जाए, तो उस टाइम दीर्घ अनुपात क्या होगा, और जब एक दूसरे के समांतर हो जाएगा तो दीर्घ अनुपात क्या होगा। तो डॉट कर करके सभी को लिखते चलना है। तो पहला डॉट यहाँ पे रहेगा, तो पहला डॉट में लिखना है, जब रेखाएं एक दूसरे के लंब हो। लंब का मतलब क्या होता है कि एंगल का मान दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। दोनों रेखा के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो A1 A2 प्लस थीटा 90 डिग्री पर कॉस क्या होता है, 0 हो जाता है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब दो रेखा एक दूसरे के लंबवत होता है, उसका दीर्घ अनुपात का गुणनफल का योग क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। वैसे ही जब रेखाएं समांतर हो, समांतर का मतलब होता है कि एंगल का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ पर अब थीटा का मान क्या होने वाला है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री पर cos 1 होता है। इस केस में कंडीशन क्या होता है, जब समांतर होता है तो दीर्घ अनुपात का अनुपात क्या होता है, दीर्घ अनुपात का अनुपात बराबर हो जाता है। दीर्घ अनुपात का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है जब दोनों रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा तब। यदि ऐसा भी चांसेस बनता है कि यदि क्वेश्चन जो है ऐसा दिया रहेगा कि दीर्घ अनुपात, अब कैसे पता लगेगा कि वो दीर्घ अनुपात उसका क्या है और दीर्घ कोसाइन क्या है। तो रेखा का समीकरण दो रूपों में दिया गया रहता है। रेखा का समीकरण दो रूपों में दिया गया रहता है, या तो सदिश रूप में रहेगा, यदि यहाँ पर लिखेंगे, यदि दो रेखाओं का समीकरण सदिश रूप में,
तो सदिश रूप में दो रेखा का समीकरण दिखाना था r बराबर आप a1 सदिश कर देते a1 प्लस लेमडा इंटू b1 तथा ये दोनों के बीच का कोण अगर ज्ञात करना रहेगा तथा r बराबर a2 सदिश प्लस लेमडा इंटू b2 सदिश। जब ये दोनों दिया गया रहेगा तो इस केस में cos थीटा का मान ये सदिश के रूप में दिया हुआ है, तो सदिश के रूप में जब दिया रहेगा तो इससे अगर हमको cos थीटा दोनों के बीच का अगर एंगल ज्ञात करना है, दोनों के बीच का एंगल ज्ञात करना है, इसके लिए क्या हो जाएगा b1 डॉट b2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा b1 डॉट b2 का परिमाण, b1 डॉट b2 का परिमाण डिवाइडेड बाई b1 का परिमाण इंटू b2 के परिमाण हो जाएगा। तो सेम ये सदिश के रूप में हो गया। ऐसे ही दोनों रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में दिया रहेगा तो वहां से भी हम लोग दिखा सकते हैं। यदि दो रेखाओं का समीकरण, दो रेखाओं का यहाँ लिख लेना है, रेखाओं का समीकरण, दो रेखाओं का समीकरण कार्तीय रूप में, दो रेखा का समीकरण दिया रहेगा कार्तीय रूप में, तो वहां से हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि दीर्घ अनुपात क्या है। तो x माइनस x1 बाई a1, यहाँ पर a1 लिख देते हैं, बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 तथा दूसरा रेखा का समीकरण यहाँ पर तो एक्स वाई रहेगा ही, लेकिन x1 की जगह अब x2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पर a2 हो जाएगा y माइनस y2 डिवाइडेड बाई b2 z माइनस z2 डिवाइडेड बाई c2। हमको पता है रेखा का जो दीर्घ अनुपात होता है, यही जो नीचे में लिखा था a1 b1 c1 इसका दीर्घ अनुपात होता है, और यह a2 b2 c2 यही क्या होता है दीर्घ अनुपात होता है। इस तरह से हम लोग वही सेम फार्मूला हो जाएगा जो ऊपर में बताया गया है। क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का परिमाण डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 के स्क्वायर b1 के स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर रूट अंडर a2 के स्क्वायर b2 के स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर। तो इस तरह से यही फार्मूला यूज करना है दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने का। तो हम लोग यहाँ से ये चीज़ इसलिए बताए कि यहाँ समझ में आ जाए कि ये दीर्घ अनुपात कैसे आएगा। तो जब कार्तीय रूप में दिया रहेगा तो उसको हम लोग दीर्घ अनुपात देखने का तरीका क्या है, जो नीचे में लिखा रहता है वही उसका दीर्घ अनुपात होता है, और सदिश रूप में दिया रहेगा तब हम लोग किस प्रकार से फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम दिखा दिए। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर हम एग्जाम्पल 9 करेंगे। शायद इसमें हमको एग्जाम्पल अलग नंबर हो सकता है दिया हुआ रहे, देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 है। जिस क्वेश्चन को लेते हैं, अब अगर बात करते हैं, सबसे पहले इसको चेंज कर लिए, क्वेश्चन नंबर 9 है बुक का। यहाँ पर दो समीकरण दिया है, सदिश रूप में दिया हुआ है, सदिश रूप में दिया हुआ है। अच्छा, निकालना क्या है नहीं लिखे, निकालना है मध्य के कोण ज्ञात करना है, कोण ही ज्ञात करना है। पूरा क्वेश्चन है कि मध्य कोण ज्ञात करें। जब भी सदिश रूप में है, सदिश रूप में है और कोण ज्ञात करना है, तो इसके कारण से हम लोग सदिश रूप में भी हम फार्मूला देखे कि सदिश रूप में जो फार्मूला होता है cos थीटा का, वो क्या होता है b1 सदिश b2 का परिमाण लेना है, मतलब ये माइनस में नहीं लेना है, प्लस में लेना है, इसीलिए परिमाण लिखा गया है b1 का परिमाण इंटू b2 का परिमाण। अब यहाँ पर बात करेंगे तो b1 b2 क्या होता है, तो जो लेमडा के गुना में ये लिखा रहता है यही होता है, ये क्या हो जाता है, ये होता है b1 और ये होता है b2। इसका बात करेंगे तो ये हो जाएगा a1, लेकिन a1 का हमको कोई काम नहीं है, ये होता है a2, ये होता है a2। इस तरह सदिश b1 b2 पता चल जा रहा है, लिख भी देते हैं। जहाँ
B1 का सदिश का जो मान है वो कितना है, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो सर बी का जो मान है, B2 का मान है ये कितना है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब सबका मान यहाँ पे हम रखेंगे फॉर्मूला में, तो cos थीटा बराबर B1 B2 का डॉट करना है, तो एक बार पहले लिख देते हैं तब जब डॉट को दिखाएंगे। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप के साथ डॉट करना है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप डिवाइडेड बाई, अब ये दोनों का परिमाण हमको यहाँ पर लेना है। परिमाण निकालना हम लोग पहले जानते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं। घटक का स्क्वायर करते हैं तो आई का घटक 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। फिर दूसरे का परिमाण लेना है 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। डॉट करने का तरीका बता दिया गया, आई का घटक आई के साथ गुना होता है तो 1 में 3 से गुना होगा 3 आ जाएगा, 2 में 2 से गुना होगा 4 हो जाएगा, के का घटक के साथ 2 में 6 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई ये 2 9 4 2 9 4 यहाँ पे 9 हो जाएगा तो ये √9 आ जाएगा। इसका देखेंगे 36 36 और 4 40 है 40 9 49 तो ये आ जाएगा 49। दोनों का रूट पॉसिबल है तो रूट लिख लेंगे, ऊपर जोड़ के कितना आ रहा है 12 4 16 16 3 19। ये पॉजिटिव ही है तो मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। 9 का √3 हो जाएगा, 49 का √7 हो जाएगा। यहाँ से cos थीटा का जो मान निकल के आया 19/21 है। लेकिन पूछा है दोनों के बीच का एंगल पूछा है। अब एंगल इस मान पर तो एंगल हमको नहीं पता है तो हम क्या कर लेंगे, इन्वर्स ले लेते हैं। तो cos थीटा का जो मान आएगा cos इन्वर्स 19/21 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा। यहाँ पर मध्य का कोण ही ज्ञात करना है। यहाँ पे कार्तीय रूप में समीकरण दिया हुआ है, कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग जब भी कार्तीय रूप में दिया रहेगा तो उसका हम लोग दीर्घ अनुपात चाहिए। तो दीर्घ अनुपात के रूप में जो cos थीटा का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो cos थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है mod A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का परिमाण लेना है डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। A1 B1 C1 कौन होता है, पहला रेखा का दीर्घ अनुपात। दीर्घ अनुपात हमेशा ये नीचे में दिया रहता है। ये A2 B2 C2 दूसरा रेखा का दीर्घ अनुपात जो कि नीचे में दिया रहता है। यहाँ से लिख सकते दोनों का मान, जहाँ A1 B1 C1 ये पहला रेखा का दीर्घ अनुपात है तो कितना है 354 है। और दूसरे रेखा का दीर्घ अनुपात को A2 B2 और C2 से दर्शा रहे हैं। ये कितना है 1,1,2 है। अब दोनों रेखा का दीर्घ अनुपात यहाँ पर हम दिखा दिए। अब सबका मान यहाँ पर फार्मूला में रख देंगे। तो cos थीटा बराबर A1 का मान है 3, A2 का मान है 1 प्लस B1 का मान है यहाँ पर देख सकते हैं 5 और B2 का मान है 1 तो 5 गुने 1 प्लस C1 का मान है 4 और यहाँ पर C2 का मान है 2। 4 गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई परिमाण के स्क्वायर करना है तो कितना करना है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। यहाँ पे करना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 ये गुना करके क्या आएगा 3 प्लस 5 प्लस 8। नीचे में स्क्वायर हो रहा है तो 9, यहाँ 25 25 16 25 और 16 हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 25 और 16 कितना 41 हो जाएगा। 41 में 9 जुड़ेगा तो ये टोटल 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा
50 हो जाएगा। इसका हम देखेंगे तो 1 1 1 4, तो 4 1 5 1 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 50 से 5 बाहर निकलेगा। 50 से अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो 5 बाहर निकल जाएगा। ऊपर में कितना आ रहा है, 8 5 13, 13 3 16, तो 16 पॉजिटिव ही है तो रूट लिखने की जरूरत नहीं है। अब 50 से 5 बाहर निकलेगा, 50 से हम यहाँ पर 5 बाहर निकाल देते हैं, 5 5 जाएगा, 2 रूट के अंदर बचेगा तो √2 इंटू √6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं तो cos थीटा बराबर, अब ये दो भी दोनों रूट के अंदर है तो दोनों अंदर जाएगा। 2 6 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब इससे 2 2 को 2 से 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 16/5, और यहाँ पर 2 एक और बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 3, तो ये 5 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसका अगर अच्छा यहाँ पर कुछ गलती हुआ है क्या, आंसर अगर मैच करते हैं तो आ जाएगा क्या, 2 से पहले ये कट जाएगा, काट देते हैं, 8 मार चलिए, ये क्या निकल के आ गया, चलिए यहाँ ही लिख देते हैं। cos थीटा बराबर 8/5√3, इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या 3 का हर पर में कम करना चाहते हैं, √3 गुने √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 8√3, और 3 में 3 से गुना होगा, √3 में √3 से 3 आ जाएगा, 3 में 5 से गुना होगा तो 15 हो जाएगा। तो हमको थीटा का मान निकालना है, जैसा cos से जैसा जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो 8√3/15 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, थीटा का मान। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम कोण के बारे में पढ़ना है। दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम, इसमें टॉपिक बहुत सारा है, भले पर्सनली छोटा दिया हुआ है, लेकिन टॉपिक बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, तब जाके एक एक पर्सनली उसके ऊपर दिया हुआ है। तो हम लोग इसके बाद एक और चीज़ का चर्चा करेंगे किसके ऊपर, तो दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम कोण, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।